वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू विल बी फाइन। चलिए बेटा, आज की शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के तहत जो हमारा टॉपिक है, गुलाम वंश, मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी। और उसमें हम लोग ऐबक पढ़ चुके हैं और आराम सा पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश की बारी है, तो हम लोग इल्तुतमिश पर फोकस करें। लुक हियर, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226, मिडल इंडिया का पार्ट। उसके अंदर में हमारा सब टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश यानी गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासन किया। इसके तहत जो है हमने ऐबक को पढ़ लिया है, आराम शाह को पढ़ लिया है। तीसरे नंबर का जो सुल्तान है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे अल्तमश के नाम से भी जाना जाता था, जो 1211 से लेकर 1236 एडी के बीच में लगभग 26 वर्षों का शासन किया। और इसे ही माना जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना गया, जबकि ऐबक को संस्थापक, यहाँ एक शब्द जुड़ गया, वास्तविक। कैपिटल, तो इसका कैपिटल देखते हैं, दिल्ली है, यानी कि ये जो है कैपिटल को ट्रांसफर करके लाहौर से दिल्ली लाया, ये मतलब है। अब इनके बारे में आपको 5-7 मिनट सुनना है, ठीक है। धारा प्रवाह, इसे सुनिए। सवाल बहुत है इसके पास, करीब 12-13 अच्छे सवाल है। इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम था, समय के साथ उसका दामाद भी बना और गुलामी से गोरी के कहने पर ऐबक ने इसे मुक्त भी कर दिया था। पहला पॉइंट, इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में ऐबक ने ईरान के निशा शहर से खरीदा था, गुलामों के बाजार से। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो वह उस वक्त आज के उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट का सिपहसलार, गवर्नर, इक्तादार, जो भी कहिए, इक्तादार या गवर्नर था, और वो वहाँ रूल कर रहा था। तो सभी अमीर लोग इकट्ठा हुए और इसे कहा कि आओ और अपना गद्दी लो, और इन्होंने गद्दी लिया, राज्याभिषेक हुआ। रिमेंबर, यही सवाल पूछता है, इल्तुतमिश कौन था? ये सवाल आपके पास जवाब आ गया। जब ये गद्दी पर बैठा, ठीक उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। हॉट क्वेश्चन। अब आइए, इल्तुतमिश के संदर्भ में कुछ पर्सनल बातों पर हम ध्यान देंगे। पर्सनल बातों पर, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो वह गुलामी से मुक्त हो चुका था, वह ऐबक का दामाद था। तीसरी बात, इल्तुतमिश के कई संतान थे। रुकनुद्दीन भी था, नासरुद्दीन भी था, अलाउद्दीन महमूद शाह भी था, रजिया बेगम भी थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है इसके, और नासरुद्दीन भी था। तो ये सब उसके संतान थे, और एक ताजुद्दीन भी था। अब आइए, इल्तुतमिश के संदर्भ में अगली बात आती है कि इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया, अर्थात इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दिल्ली से वो शासन किया। पहला पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट बनता है अब ये कि 1220 में इसके समय दिल्ली सल्तनत पर एक संभावी आक्रमण को इसने बड़े प्यार से कूटनीतिक तरीकों से टाल दिया। जरा इसको आपको सुनना है। उस समय मध्य एशिया में एक मंगोल किंगडम था, और उसका एक कबीला था कैखान, और कैखान कबीले में पैदा हुआ था तिमुचिन। तिमुचिन जो है समय के साथ पिता के मरने के बाद अपने कबीले का सरदार बना, और उसका नाम पड़ गया चंगेज खान। चंगेज कबीले का सरदार, खान यानी सरदार, 10,000 सिपाहियों का चीफ को खान कहते हैं, और ऐसे 10 खान के ऊपर के अधिकारी को खान एक खाना कहते हैं। जैसे मुगल काल में अब्दुल रहीम खान खाना, यानी रहीम के दोहे, यानी नवरत्न में एक, अकबर का समय। तो याद रखिएगा, चंगेज खान पॉपुलर नेम हुआ। वैसे तिमुचिन खान, इसने अपने समय में पूरे मध्य एशिया को रौंद डाला। येलो सी, ईस्ट चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक अपना शासन कायम किया। नॉर्थ में साइबेरियन रीजन रसिया से लेकर के
ऑक्सस रिवर अफगानिस्तान के एक बड़े एरिया तक इसने अपना हुकूमत की। इससे बड़ा साम्राज्य, एक छत्र राज्य, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सिंगल बॉर्डर्स, इससे बड़ा राज्य किसी ने भी, भारतीय तो छोड़ी, विश्व इतिहास में नहीं बनाया। ये अलग बात है कि अलग अलग देशों की सीमाओं को ध्यान में लेकर ब्रिटेन का राज्य सबसे बड़ा था, जहां सनराइज फिजी में होता था और जब सनसेट होने की बात होती तब तक वो जो है दूसरी जगह उग आता था। तो कभी उसके मतलब पूरब से लेकर पश्चिम अमेरिका तक था ना, तो इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सनसेट नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता। ये लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे जमीनी एक छत्र राज्य इसी का सबसे बड़ा था। चंगेज खान अपने ज़माने का रिचेस्ट पर्सन भी था और वर्ल्ड के 2000 वर्ष के इतिहास में ये देखते हैं 7वां रिचेस्ट व्यक्ति था। अब देखते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट बनता है कि जो आपका चंगेज खान है वो मंगोल था, वो मुसलमान नहीं था, थोड़ा तांत्रिक विद्या वगैरह जानता था और उसने अपने दम पर अपनी यायावरी सेना पर जो है लगभग पूरे इस्लामी जगत को तबाह करके रखा था। उसी का एक इस्लामिक शत्रु था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। मंगबरनी को कई बार पराजित किया पर उसकी हेकड़ी नहीं जा रही थी, तो इस बार उसने 1220 में हमला किया। जलालुद्दीन मंगबरनी अपने दुश्मन चंगेज खान से बचने के लिए सिंधु नदी को पार करके सिंधु नदी के इस पार दिल्ली सल्तनत में आ गया और इल्तुतमिश को पत्र लिखा कि मुझे संरक्षण दे दीजिए भारत में। और सिंधु के उस पार अपनी लाखों की फौज के साथ चंगेज खान डटा हुआ था कि अगर इसने दिया तो यहां पर दिल्ली सल्तनत पर हमला। पर इल्तुतमिश समझदार था, उसने जो है उसे संरक्षण प्रदान नहीं किया। एक पत्र व्यवहार में लिखा कि यहाँ की जलवायु मध्य एशिया से अलग है, अतः आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मैं यह जानते हुए आपको खतरे में नहीं डालूंगा, अतः मुझे क्षमा चाहिए, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। समझ में आई बात? अर्थात जलालुद्दीन मंगबरनी तो समझ गया कि भाई चंगेज की वजह से ऐसा हुआ, तो जलालुद्दीन मंगबरनी समय के साथ निकल लिया तो चंगेज खान भी बैक हो गया। तो एक बड़ा हमला दिल्ली सल्तनत पर होने से टल गया। ये कब हुई? 1220 एडी में इल्तुतमिश के समय। यह हॉट क्वेश्चन होता है कि 1220 में किसके हमले को इल्तुतमिश ने कूटनीतिक चाल से टाल दिया? चंगेज खान के पॉसिबल ऑफेंस को टाल दिया। ये क्वेश्चन गया। अगले क्वेश्चन पर 1229 में क्या होता है? यह आवेदन पत्र देता है खलीफा को। कौन? इल्तुतमिश, कि हमें एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इस्लामी सभ्यता के तहत हमें मान्यता दी जाए। तो वहां का जो खलीफा था, खलीफा ने दिल्ली सल्तनत राज्य को एक स्वतंत्र सॉवरेन स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए, मान्यता के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, गिफ्ट होता है, वो अनुदान भेजा, जिसे कहते हैं खिलवत। खलीफा जो खिलवत देता है, दैट मीन्स रिकॉग्नाइजेशन। खिलवत में 5 चीजें होती हैं। एक पगड़ी होती है, एक दंड होता है, एक पोशाक होता है, एक सिंहासन रूढ़ इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो 5 चीजें प्राप्त किया, जिसको कहते हैं खिलवत प्राप्त करना। ही रिसीव्ड खिलवत फ्रॉम खलीफा of Egypt. In that way, Khalifa recognized Delhi Sultanate as a sovereign state. In that respect, Iltutmish getting honor and titled himself Sultan. अब देखा आपने, इसने दिल्ली सल्तनत को विधिवत रूप से खलीफा से एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दिलाया 1229 में, और तब ये सुल्तान की उपाधि धारण किया। देखा आपने क्यों इसे कहते हैं एक्चुअल फाउंडर? 2 बातें। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर, हॉट क्वेश्चन था, क्लियर। 1229 खिलवत प्राप्त किया, मान्यता प्राप्त, सुल्तान की उपाधि। ठीक है। इसका एक टाइटल था अमीर उल मोमीन। अमीर उल मोमीन का मतलब होता है जितने रूलर क्लास में उसमें प्रधान, उसका चीफ, उसका संरक्षक। तो अमीर उल मोमीन की भी इसकी टाइटल थी। पॉइंट क्लियर करें। तो पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ली, यही है।
जिसके समय दिल्ली सल्तनत एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त किया, यही है। अमीर उल मोमिन की उपाधि से कौन जाना जाता था, यही है। पॉइंट क्लियर। वास्तविक सुल्तान यही है। अब आइए, चंगेज खान वाली बात हो गई, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। इसने देखा सारे अमीर दिल्ली और उसके आसपास केंद्रित हैं और कब किसको कौन मार दे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस ख्याल से उसने कुछ काम किए। क्या उसने जो काम किया वो ये कहलाता है कि उसने पूरे दिल्ली जो प्रदेश था, दिल्ली इन द सेंस दिल्ली सल्तनत, इस पूरे साम्राज्य को कई प्रशासनिक यूनिट में बांटा और प्रशासनिक यूनिट ही रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट हुआ और वही जो है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में एक रीजनल यूनिट्स बन गया। याद रखिएगा, कुल मिला के ऐसे समझिए, इसने अपने तमाम राज्यों के क्षेत्र को एक राजस्व वसूली क्षेत्र में विभाजित किया जिसे एकता के नाम से जाना गया। जैसे आज कहते हैं ना स्टेट, उस टाइम में एकता होता। तो एकता की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने की। पहला पॉइंट, एकता क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट। हर एक एकता में उसने एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जिसे कहलाया एकतादार। तो हु वाज एकतादार, कौन होते थे एकतादार, एकता के चीफ ऑफिसर। एकतादार के पावर क्या थे, मिलिट्री पावर, पुलिस पावर, जुडिशियल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर। पांचों तरह के पावर उसी के पास इन द बिगिनिंग में होते। वही राजस्व कलेक्ट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, मिलिट्रीज अचीवमेंट करेगा, पुलिस के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को करेगा, एंड रेवेन्यू कलेक्शन यानी फाइनेंशियल पावर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, एंड इफ एनी डिस्प्यूट और एनी हियरिंग्स देन जुडिशियरी भी यही करेगा। देखा आपने, तो ये था। तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शंस यूनिट माना जाएगा। तो एकतादार, इस सिस्टम को क्या नाम मिला, एकतादारी सिस्टम। इकता, एकता एक ही बात है, ये ध्यान रखिए। एकतादार को जनरली क्या कहते, मुक्ति बाली, यानी एकतादार क्या कहलाते, मुक्ति बाली। तो याद रखिए, एकतादारी सिस्टम हु इंट्रोड्यूस्ड, समझ गए, व्हाट वाज एकता, रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट। पॉइंट क्लियर, हॉट क्वेश्चन, इसको साइड करिए। अगले पॉइंट पर इसने देखा कि उस जमाने में एक कानून तो था कि राजा सुल्तान अगर डेथ करता है तो उसका बेटा बेटा नहीं तो दामाद, दामाद नहीं तो गुलाम। लेकिन ये रूल्स हमेशा चलते नहीं थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक मुहावरे चलते थे उस टाइम में, जिसकी जितनी लंबी तलवार वही शासन का हकदार। इस नीति को ध्यान में रखते हुए अपने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के ख्याल से इल्तुतमिश ने एक काम किया, अपने फेथफुल बॉडीगार्ड्स, स्लेव्स को इकट्ठा किया और ऐसे 40 बेस्ट स्लेव्स एंड फेथफुल सेनापति, चिफेंट्स या अमीर को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को नाम मिला तुर्क ए चहलगानी। ये तुर्क मुसलमान थे, चहलगानी मतलब 40 सरदार। तो तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की। इसी को कहते हैं क्या, तुर्क ए चालीसा। इसी को कहते हैं चालीसा। चालीसा, तुर्क ए चालीसा, तुर्क ए चहलगानी, तीनों का मतलब एक है। नहीं आ रहा, दूसरे फोन से